मेरा नाम मोहम्मद सदीक भट्टी है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और हमारा गांव था घरोटा। ये गुरदासपुर से आगे एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है दीना नगर। वहाँ से हम लोग डिग्रेड होकर फिर आगे 5 मील अपने गांव में जाते थे। 1947 में यह वाक़या हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले पाकिस्तान में डिक्लेयर हुआ और वहाँ चंद एक लोग थे हमारे गांव में जो कि वहाँ से फ़ौरन चले गए। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो लोग वापस आना शुरू हो गए और हमें ख़तरा महसूस हुआ। तो हम लोग जितने में हमारा बड़ा गांव था और इसके इर्द गिर्द के जितने लोग गांव वाले थे वो भी भाई इकट्ठे हो गए थे कि बहुत ख़तरा है, लिहाजा हम इस गांव में आए। वहाँ जब ख़तरा पैदा हुआ तो सब लोग वहाँ से दूसरे एक गांव था वहाँ जाना शुरू हो गए। वहाँ इसलिए जा रहे थे कि वहाँ गवर्नमेंट ने 5 आदमी फ़ौज के दिए हुए थे उनकी हिफाजत के लिए। तो हम लोग भी वहाँ चले गए और कोई 10-15 दिन वहाँ ठहरे। फिर वहाँ ऐलान हुआ कि अब हम आप लोग अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे बल्कि आप पाकिस्तान जाएंगे। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो हमारा जो पहला कैंप था ये गुरदासपुर के बाहर 2 मील बाहर हम लोग स्टे किया और 2-3 दिन वहीं स्टे करना पड़ा कि आगे जो थे खतरात थे। फिर हम लोग वहाँ से चले तो उस दिन सख्त बारिश हो रही थी और कच्ची सड़क थी, हमारे पैरों के नीचे कच्ची ज़मीन और ऊपर से बारिश आ रही थी। अगला स्टे हमारा एक ऐसी जगह हुआ जो कि नामालूम है कौन सी जगह थी, लेकिन वहाँ सड़क के किनारे एक मस्जिद थी और वहाँ से भी पहले काफ़िले गुजर चुके थे। उनका जो रेजिड्यू था उसी का हम लोगों ने सहारा लिया, उसी के ऊपर हमने अपने कंबल वगैरह डाल के तो रात गुजर बसर की। वहाँ से आगे चले तो आगे कलानौर था। कलानौर का बहुत बड़ा वसी मैदान था, उसमें हम लोग ठहरे और फिर वहाँ से एक दिन आगे डेरा बाबा नानक से होते हुए हम लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। जो ही हम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ एक ट्रेन आके रुकी जो कि जिसमें कि हिंदू वगैरह सिख सवार थे। वो वहाँ से उतर के वो अपने इलाके हिंदुस्तान की तरफ चले गए और हम लोग उस ट्रेन में सवार होके तो सियालकोट आके हम लोग ट्रेन से उतरे। तो ये हमारी मुख्तसर सी हिस्ट्री है कि हम लोग किस तरह वहाँ से आए और किस तरह फिर आगे हम लोग कई शहरों में चलते चलते सेटल होते रहे और फिर अल्टीमेटली हम लोग वज़ीराबाद में सेटल हो गए, जहाँ जहाँ मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की है। मैट्रिक के बाद मैंने इंजीनियरिंग में दाखिल लिया। वहाँ से कामयाबी के बाद मैं यहाँ CDA में मुलाजमत करता रहा और मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। आजकल मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ और माशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत नवाज रहा है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि जी आपने जब उधर से इधर आए पाकिस्तान की तरफ तो रास्ते में देखा कि लोगों को मारा हुआ था या लोगों को कत्लेआम किया हुआ था? हाँ, जब हम लोग कलानौर रहे तो ये खबर मशहूर हुई कि इससे आगे एक काफ़िला गुजरा है जिसको कि बहुत बुरी तरह मारा गया है। तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग भी आगे जा सकें। तो हमारे पास जो कुछ वालिदैन के पास जेवर था वो हमने अपने बहन भाइयों में तकसीम कर लिया कि ताकि चलो कुछ तो कहीं बच जाएगा। तो फिर जब पाकिस्तान में आए तो वो जेवर फिर हमने एक जगह इकट्ठा किया। तो इस तरह ये हमारी मुख्तसर सी हिस्ट्री है। तो आप स्टार्ट में कैसे गुजर बसर करते रहे हैं? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी या अपने आप पर? हाँ, उस वक्त फिर ये हुआ कि हम लोग सियालकोट आए तो सियालकोट मेरे वाले साहब हाफ़िज़ कुरान थे, वो एक महकमे में गए तो उन्होंने हमें जामके में जो कि ज़िला सियालकोट का एक तहसील डस्के में एक मकाम है, वहाँ हमें ज़मीन अलाट हो गई। इस तरह हमारा गुजर बसर होता रहा। फिर मेरे वाले साहब चले गए चिश्तियाँ, वहाँ उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने उनको वहाँ मुलाजमत दिलवा दी फ़ौज में कि वो फ़ौज में इमाम मस्जिद के बतौर काम करेंगे। अच्छा, तो फिर आप इंजीनियर कैसे बने? मेरे वाले साहब को शौक़ था कि मेरा बेटा ओवरसीयर बने। तो जब मैंने ओवरसीज क्लास के लिए तवज्जो शुरू की तो पता चला कि मैंने मैट्रिक में ड्राइंग नहीं पढ़ी तो मुझे ओवरसीज का दाखिला वहाँ नहीं मिल सकता। फिर मैं अखबार देखता रहा और अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई बहावलपुर गवर्नमेंट की तरफ से
کہ اوورسیز کلاسز کا داخلہ شروع ہوا. وہاں میں نے اپلائی کیا تو وہاں بھی کنڈیشن یہ تھی کہ امتحان دینا پڑے گا 3 سبجیکٹ میں، میتھ، انگلش اور ڈرائنگ. تو یہاں بھی ڈرائنگ کا مسئلہ تھا، لیکن میں نے ڈرائنگ کا جو سبجیکٹ تھا اس کو میں نے تیار کر لیا. میں نے جہاں جا کے امتحان دیا تو میں وہاں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد انٹرویو ہوا تو اس میں بھی میں سلیکٹ ہو گیا. تو پھر یہ 2 سال کا کورس تھا جسے میں نے بڑے اچھے انداز سے پاس آن کیا. اچھا، تو ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے قتل عام کیوں کیا جبکہ ڈویژن تو ہو رہی تھی آپس میں؟ تو قتل عام کیوں کیا؟ قتل عام یہ تھا کہ گرج تو تھا ہی نا. نعرے لگ رہے تھے، مخالف نعرے لگ رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا اہم مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہاں تو کرپشن ہی کرپشن ہے. لا الہ کہاں گیا؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نام پہ ملک لیا گیا تھا اور ہوا گیا آگے ہمارے ساتھ. تو جب آپ ہندوستان سے ادھر شفٹ ہو رہے تھے تو آپ کی کتنی عمر تھی؟ میری عمر 11 سال تھی اس وقت. تو آج آپ کی کتنی عمر ہے؟ آج میری 85 کے قریب ہے. تو آپ پاکستان سے بڑے ہیں؟ ہاں پاکستان سے پڑے ہیں. پاکستان تو 47 میں بنا تھا. تو آپ نے بھی کسی جلسے میں کوئی شرکت کی تھی اس ٹائم؟ نہیں، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن یہ تھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار دینا نگر سے وہاں آئے تھے قافلے کی صورت میں، جو کنٹیسٹمنٹ کر رہے تھے پاکستان ہم نے بنانا ہے تو آپ لوگ پاکستان کو ووٹ دیں. اور گلی محلوں میں وہ نعرے لگا رہے تھے کہ آجا ولی گیا، آجا ولی گیا، شیر بن گدڑانو خواجہ ولی گیا. تو قائد اعظم کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قائد اعظم نے بڑی اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر وہ کہیں ان کے شکنجے میں آ جاتے ہندوؤں کے تو آج بالکل مختلف حالات ہوتے. لیکن انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، لہذا ہمیں الگ سے پاکستان بنانا ہے اور ہم لے کے رہیں گے اور پاکستان بن کے رہے گا. تو آج کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ محنت کریں، مشقت کریں اور اپنے دین پہ قائم رہیں.